हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहु हैलोजन यौगिक, जो कि इसी टॉपिक के अंतर्गत है, यानी हैलो एल्केन और हैलोरीन। ये जो दो टॉपिक्स थे इनको हम आपको पढ़ा चुके हैं। और कल इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उन्हें प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दूं। बहु हैलोजन यौगिक, देखो बहु हैलोजन यौगिक से तात्पर्य क्या है, एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है बहु। और ये बहु वो वाला बहु नहीं है जो आप समझ रहे हैं, दूसरा वाला बहु है, ठीक है। बहु हैलोजन यौगिक, इसका मतलब क्या है? बहु का मतलब हो गया एक से अधिक, एक से अधिक। हैलोजन तो आप जनरली समझते ही हैं, जिसमें आपने क्या क्या इंक्लूड किया था हैलोजन में। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। एक्स, इसको हैलोजन बोलते हैं। 50 बार आपको ये बात मैं बता चुका हूं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। अब मतलब क्या है कि बहु का मतलब हो गया एक से अधिक। यदि एक से अधिक हैलोजन परमाणु आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? बहु हैलोजन यौगिक या फिर पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। आइए देखते हैं उन पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या आगे जानना है, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो बहु हैलोजन यौगिक का मतलब हो गया, देखो साफ साफ कह रहा है, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित हों। एक या एक से अधिक, एक होगा या फिर एक से अधिक होगा। जनरली बात बहु की जब आएगी, बहु हैलोजन यौगिक की, तो उसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होनी ही चाहिए, वरना आप इनको बहु हैलोजन यौगिक नहीं कह सकते। उन्हें क्या कहते हैं? बहु हैलोजन यौगिक या फिर पॉलीहैलो एल्केन, पॉलीहैलो एल्केन, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं ताकि आप समझें मेरी बात को। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है बहु हैलोजन यौगिक में। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मोस्टली जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहु हैलोजन यौगिक का। सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं शॉर्टकट में? CCl4। अब एक बात बताओ, ये है CCl4, कार्बन के साथ क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। क्या एक से अधिक नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हैं। तो यदि ये एक से अधिक हैं तो इन्हें हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? बहु हैलोजन यौगिक। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, CHCl3। अब इसको साधारण भाषा में क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्लोरोफॉर्म। अब अगर इसका IUPAC नाम में देखूं तो क्या कहेंगे इसको? देखो क्लोरीन के मॉलिक्यूल की संख्या यहां पर 3 दी है तो मैं लिखूंगा ट्राई। Cl को क्या लिखूंगा? क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई क्लोरो। और कार्बन की संख्या यहां पर अगर 1 है तो 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन यहां पर कोई अतिरिक्त कार्बन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो मेथेन। तो आप साधारण भाषा में इसको जो मैंने इसका भी नाम लिखा है वो सामान्य नाम ही है, इसका सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मेथेन। अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं।
CH2Cl2। देखो यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक से अधिक है, इसको बोलेंगे मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ये देखो यहां पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, यहां पर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की संख्या 3 है। तो भैया मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक से अधिक हैलोजन परमाणु हो गए तो उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, पॉलीहैलोजन यौगिक या फिर पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ये साधारण सी बात रही हमारी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक या फिर कंपाउंड्स। यहां पर भी लिखा ही हुआ है कि एक से अधिक हैलोजन परमाणु, एक से अधिक, सब में आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 3 है। तो एक से अधिक है तो इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीहैलोजन यौगिक। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा डाइक्लोरोमेथेन, जिसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक, यह मेथेन का डाइक्लोरो व्युत्क्रम है जो मेथेन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा विस्थापन से निर्मित होता है। इसे CH2Cl2 रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस प्रकार, देखो मेथेन के डाइक्लोरो, अब इसको मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया था, क्या बोलते हैं इसको, CH2Cl2। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा दूं। क्या लिखे हैं, अब देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 2 लगी हुई है, ये 2 हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं, और क्लोरीन की संख्या 2 है तो ये आपके 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिलीन क्लोराइड। और IUPAC नाम इसका क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। क्यों, अगर मैं देखूं तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, एक ये हो गया और एक ये 2, तो मैं 2 के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, डाई, Cl के लिए क्लोरो का इस्तेमाल करता हूं। देखो मैं एक चीज आपको समझा दूं, अगर एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक, अब अगर Cl आपका दिया है, अगर Cl दिया है, अगर लिखा है Cl तो उसके लिए क्लोरो, F लिखा है तो उसके लिए फ्लोरो, अगर Br लिखा है तो उसके लिए ब्रोमो, और अगर I लिखा है तो उसके लिए आइडो। ठीक, अब देखो यहां पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 2, तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, डाई। Cl के लिए क्या लिखूंगा, क्लोरो। कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, मेथ, और कार्बन के बीच में कोई दूसरा बॉन्ड है नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम हो गया, डाइक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम और ये साधारण सा नाम है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्या है, इसके निर्माण की विधियां। देखो व्यावसायिक उत्पादन, एक तो है व्यावसायिक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, व्यवसाय के लिए जो इसका उत्पादन किया जाता है उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी व्यावसायिक उत्पादन कहा जाता है। दूसरा तो इसे व्यावसायिक स्तर पर मेथेन से सीधे क्लोरीनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, क्लोरीनीकरण। देखो किसी भी यौगिक को जब क्लोरीन से आप क्रिया कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीन के द्वारा या क्लोरीनीकरण के द्वारा किस प्रकार बनाया जाता है, देखते हैं। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण का प्रभाजी आसवन करने के बाद शुद्ध रूप में
डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। शुद्ध रूप में क्या प्राप्त होता है? डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, प्रभाजी आसवन करने पर शुद्ध रूप में डाइक्लोरोमेथेन की प्राप्ति होती है। और दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो मैं सबसे पहले, यदि आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं नीचे बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाएंगे व्यावसायिक उत्पादन में, जिसमें आपने सबसे पहले इस्तेमाल क्या करना है? फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखता हूं मैं सबसे पहले। HCHO होता है ना, HCHO। अभी इसको रिएक्शन करा दूं PCl5 से। किससे रिएक्शन करा दूं? PCl5 से। फॉर्मेल्डिहाइड यहां साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड PCl5 से क्रिया कराने पर डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण करता है। देखो होगा क्या, जब आप इसे रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल यहां से आकर जुड़ जाएंगे। यहां पर किस तरीके से देखो, ये कार्बन में इसको क्या लिख सकता हूं? CH2। और जब 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल यहां से यहां जोड़ूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन के निकलने के बाद, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के निकलने के बाद इसकी 2 वैलेंसियां फ्री होंगी, जो कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? CH2Cl2 बना दिया हमने मेथिलीन क्लोराइड। ठीक, अब यहां पर आपका फास्फोरस बचा हुआ है, ये वाला जो ऑक्सीजन निकला ये बचा हुआ है। यहां पर 5 क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन है? 3। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये बन गया। और जो मुझे बनाना था मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये बन गया। क्या बन गया? मेथिलीन डाइक्लोराइड, और एक आपका कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड से हम किस तरीके से निर्माण करते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड का, उस रिएक्शन को मैंने आपके सामने बनाकर आपको दिखाया। अब आप इसको समझिए और समझने के बाद नोट कर लीजिए। 30 सेकंड का समय देता हूं आपको, नोट कर लीजिए। हाँ, अब गुणधर्म की बात करें, यह वाष्पशील, रंगहीन, मीठी गंध वाला द्रव है। किस प्रकार का द्रव है? वाष्पशील, वाष्पित हो सकता है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो सकता है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं है। मीठी गंध वाला क्या है? द्रव है। इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 313 केल्विन है। इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती, मतलब बहुत ही अपक्रियाशील है। इसी कारण यह तनु कास्टिक क्षारों के साथ, या तनु कास्टिक क्षारों के विलयन द्वारा अपघटित होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। तनु कास्टिक क्षारों के विलयन द्वारा अपघटित होकर क्या बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अभी ये तो इसका गुणधर्म हो गया। भौतिक गुणधर्म में मेनली जो बात की है, ये यहाँ पर आपका भौतिक गुणधर्म बताया गया, क्योंकि रंग, गंध, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सारे आपके भौतिक गुणधर्म में आते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले भौतिक गुणधर्म की बात की। अभी देखते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। देखो, अब इस गुणधर्म में रासायनिक गुणधर्म की बात करूं, या फिर ये जो तनु कास्ट, इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है, या तनु कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार के साथ अपघटित होकर क्या देगा? फॉर्मेल्डिहाइड। मैं रिएक्शन करा ही देता हूं। ये Cl और ये Cl, ये H और ये H, CH2Cl2 हो गया ना। क्या लिख दिया मैंने? CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड। इसको रिएक्शन किसके साथ कराऊं? 2NaOH। 2 मॉलिक्यूल मैंने किसके लिए हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा आपका, और आपका पानी बनेगा, प्लस में क्या बनेगा? कार्बन डाई, या फिर सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखो।
ये क्लोरीन के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये जुड़ेंगे सोडियम के साथ और क्या बना लेंगे, NaCl। किस तरीके से देखो, क्योंकि जब इसका अपघटन होगा तो आपको मिलेगा Na प्लस और प्लस में क्या मिल जाएगा, OH माइनस। तो ये Na प्लस, दो मॉलिक्यूल Na के हैं तो दोनों Na दोनों क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे आपका 2NaCl। क्या बना लेंगे 2NaCl। और जैसे ही क्लोरीन हटेगा दोनों वैलेंसी खाली होगी और दोनों मॉलिक्यूल OH के रूप में यहाँ आकर लग जाएंगे। अब क्या होगा देखो, ये दोनों OH यहाँ पर लग गए। आगे जब इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से H2O के रूप में ये निकल जाएगा। किसके रूप में निकल जाएगा, ये इतना H2O के रूप में कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और बनेगा क्या, सबसे पहले देखो ये आपका बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड। और आपका क्या निकल गया H2O। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये आपका क्या बन गया H2O। तो एक बार पुनः ध्यान से समझिए, ये आपका मेथिलीन डाइक्लोराइड है, ठीक, या मेथिलीन क्लोराइड है। इसको जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड में सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन का अपघटन हुआ तो दो सोडियम के मॉलिक्यूल मिले, दो हाइड्रोक्साइड के आयन मिले, ठीक है। ये दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल ने क्या किया कि दो क्लोरीन को लेकर क्या बना लिया NaCl, और दोनों OH दो वैलेंसी खाली होने के कारण यहाँ पर इस तरीके से लग गए, ठीक। अब क्या होगा कि जब और आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये OH और ये H मिलकर आपका H2O बना लेंगे और बाकी ये ऑक्सीजन इस बैलेंसी के कारण इधर ही शिफ्ट होगा और क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा रिएक्शन था। अब आप आगे बढ़िए और देखिए आगे क्या करते हैं। उपयोग देखो, डाइक्लोरोमेथेन का क्वथनांक तथा ज्वलनशीलता निम्न होने के कारण इसका प्रयोग खाद्य तथा औषधि उद्योग के निष्कर्षण में विलायक के रूप में किया जाता है। कारण क्या है कि इसका जो क्वथनांक और ज्वलनशीलता कम है, क्वथनांक भी कम है, ज्वलनशीलता भी कम है, इसीलिए इसका उपयोग औषधि उद्योग में, दवाइयां बनाने में, मेडिसिन प्रोडक्शन में उनके विलायक के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा देखो, इसे पेंट को हटाने के लिए तथा एरोसॉल में प्रोपेलेंट, नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंट को हटाने के लिए जैसे थिनर का इस्तेमाल किया जाता है ना, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए थिनर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप एसीटोन होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं या इसको एसीटोन बोलते हैं और थिनर के रूप में मोस्टली यही पाया जाता है जो कि नेल पॉलिश को रिमूव करता है। आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते होंगे। मार्केट से आप एक चीज़ लेके आते, उसमें कुछ होता है जो कि लगाने पर नेल पॉलिश रिमूव हो जाता है, तो वो थिनर होता है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका एसीटोन है। आगे देखते हैं, हाँ, क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था भैया मैंने, CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरो मेथेन भी बोल सकते हैं। रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राइक्लोरो मेथेन। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरो मेथेन, CHCl3। निर्माण की विधियां, क्लोरोफॉर्म का निर्माण निम्नलिखित विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला है प्रयोगशाला में निर्माण की विधियां। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक 500 ml का 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण तथा 200 ml जल व 25 ml एथेनॉल
या एसीटोन डालकर चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा आपको चित्र। फ्लास्क को बालू उष्मक सैंड बाथ पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म आश्वित होकर ग्राही में रखे जल में नीचे एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार से प्राप्त क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ धोते हैं, फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाकर पुनः आश्वित करते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म 333 से 335 केल्विन पर आश्वित हो जाता है। ठीक, आश्वित का मतलब क्या हुआ? आसवन, भाप आसवन, जैसे पानी में कोई भाप आसवन, देखो एक मैं आसवन यहाँ पर लिखा हुआ तो समझाऊं आपको आसवन क्या है। आसवन एक होता है आपका भाप आसवन। ठीक, भाप आसवन क्या है? पानी में कोई भी चीज अगर मिला दी जाए, नमक मिला दिया जाए और आपसे कहा जाए कि नमक से पानी को अलग करके दिखाइए, तो क्या करेंगे आप? नमक और पानी वाले सॉल्यूशन को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या होगा? जो पानी होगा वो भाप यानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और नमक आपका ठोस के रूप में वही बच जाएगा। इसी को बोलते हैं आसवन या फिर भाप आसवन। ये चित्रानुसार देखो, ये फ्लास्क है 500 ml का, ठीक। 25 ml हमने एसीटोन ले लिया इसमें, और व्यंजक चूर्ण कितना ले लिया? 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम जल। अब चाहे आप एसीटोन ले लें और चाहे व्यंजक चूर्ण ले लें। 200 ml जल में इसको किस पे रख दिया है? बालू उष्मक पे। और ये आसवन फ्लास्क है आपका, नीचे बर्नर लगा दिया और उसको जला दिया। यहाँ से मैंने क्या किया कि एक कीप लगा दी, संघनित मतलब वाष्प को एकत्रित करने वाला। इधर से जल प्रवाहित किया ताकि वो ठंडी होकर जल यहाँ पर आपने दिया, ठंडा जल इधर से निकल रहा है। अब एक यहाँ से मैंने एक और बीकर लगा दिया, इसमें थोड़ा सा जल डाल दिया। अब ये क्या होगा? यहाँ से बूंद बूंद के रूप में टपक कर इसी जल में क्लोरोफॉर्म हमारा एकत्रित हो रहा है, जिसको हम ग्राही बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। आइए देखते हैं आगे प्रोसेस कौन है और कितनी प्रोसेस है इसको निर्मित करने की। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एथनॉल व्यंजक चूर्ण की लुगदी को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। व्यंजक चूर्ण की लुगदी को किसके साथ? व्यंजक चूर्ण की लुगदी को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। व्यंजक चूर्ण की लुगदी को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह क्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। मतलब पहला रिएक्शन आपका क्या कर रहा है कि सीधे सीधे आप एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म कर दो। एथिल अल्कोहल की लुगदी, जो एथिल अल्कोहल है उसके व्यंजक चूर्ण की लुगदी के साथ एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। लेकिन यह निम्न पदों में संपन्न होगी। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रहा है। जिसमें पहला स्टेप अगर आप देखें, व्यंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो व्यंजक चूर्ण का फार्मूला बोलूं मैं, क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक, यही रिएक्शन है ए वाला। देखिएगा आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको? जल के साथ, यानी H2O के साथ। क्या बनेगा आपका? क्लोरीन गैस तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस में गैस कौन सी निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। देखो ये आपका क्या है? व्यंजक चूर्ण। ये आपका व्यंजक चूर्ण, ये पानी, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये गैस कौन सी निकल रही है? क्लोरीन। कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन। इस रिएक्शन को आप नोट करिए। तो ये तो आपकी पहली प्रोसेस हो गई। अब दूसरी प्रोसेस देखते हैं। क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लोरीन किसको? एथिल अल्कोहल को। मैं रिएक्शन करके दिखाऊं आपको इसका। एथिल अल्कोहल यानी कि यही करके दिखा देता हूं। C2H5OH, ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल। अब इसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक, 2 मॉलिक्यूल ले लूं इसके,
यहाँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा क्लियर दिखे, ये बी वाला है, आप ध्यान रखिएगा। ये एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, किसके साथ इसको रिएक्ट करा रहा हूँ? Cl2 के साथ। अब क्या होगा कि ये आपका बना लेगा एसीटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO प्लस में 2 मॉलिक्यूल आपका किसका बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो किस तरीके से ये CH3, ये कार्बन और इसके साथ लगा हुआ एक टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 2 5 1 6 हैं, 2 यहाँ चले गए और 2 3 5 और 1 6। कार्बन की संख्या 2 है, 2, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ, इसे हम बोलते हैं एसीटल्डी हाइड। ऑक्सीकृत करने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो आप देखो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे वो कहां निकल गए? बाहर। ये आपका बी वाला स्टेप है। अब अगर तीसरा स्टेप में देखूं, सी वाला, क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल में परिवर्तित कर देता है। तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप को लिखने से पहले मुझे जो दूसरा स्टेप है उसे हटाना पड़ेगा, तो आप इस दूसरे स्टेप को पहले नोट कर लीजिए। अब देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। यानी सी वाले स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, क्या ले लिया? CH3CHO। क्लोरीनीकरण करना है, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कराना है, चलो 3Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब जब रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या देगा? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO, CCl3CHO और आपका क्या बन जाएगा? 3HCl। क्या बन जाएगा? 3HCl। अब किस तरीके से बना जरा इसको समझिए ध्यान से। 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हुए हैं और 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के यहाँ जुड़े हैं। टोटल देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं जो कि यहाँ पर आपके निकल कर आ गए हैं, और जैसे ही यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला तुरंत यहाँ से 3 क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं CCl3CHO, यानी चाहे आप इसको ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बोलें और चाहे क्या बोलते हैं इसको? क्लोरल। चाहे आप इसको क्या बोलें? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, और चाहे इसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरल। तो ये आपका तीसरा स्टेप रहा। अब आप तीसरे स्टेप को भी नोट कर लीजिए, फिर मैं 4th स्टेप पे आता हूं। तो हटाते हैं और बढ़ते हैं कि थोड़ा आगे की तरफ। सबसे लास्ट स्टेप क्या है? क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है। देखो क्लोरल क्या, अभी मैंने क्या लिखा था? CCl3CHO। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखूं, एक OH यहां लगा दूं और एक OH यहां। ये क्या लिखा हुआ है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यही तो लिखा मैंने। इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है? क्लोरल यानी CCl3 ये भी CHO है और ये भी आपका क्या है? CHO, 2 मॉलिक्यूल। अब होगा क्या? ये जो मॉलिक्यूल्स है CHCl3, इसका CCl3, ठीक। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से लेगा, किस तरीके से? देखो ये और ये क्या बना लेगा? CHCl3। कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2। यही आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म। यही आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म। बाकी जो चीजें इसमें बचेंगी
CH3CSO कैल्शियम, बाकी वो एल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा और कहाँ निकल जाएगा, बाहर। बाहर तो निकलेगा लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट के रूप में, किसके रूप में, कैल्शियम फॉर्मेट के रूप में, HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल निकलने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम फॉर्मेट। और ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका सबसे लास्ट वाला स्टेप था जिसमें हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको क्लोरल के साथ रिएक्ट करा दिया, जिससे हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया और क्या निकल गया, कैल्शियम फॉर्मेट। अगला स्टेप क्या है, क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण। देखो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरीकरण द्वारा क्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन तथा मेथेन की उचित मात्रा लेने पर उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्मित क्लोरोफॉर्म को मिश्रण से प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। प्रभाजी आसवन मतलब भाप के रूप में परिवर्तित करके पृथक करना। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, मेथेन, इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीनीकरण। अब मेथेन को मैं किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, देखो अगर मैं मेथेन को रिएक्शन करा दूं क्लोरीन के उपस्थिति में, N2 दो चीजें ली गई हैं, क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे किसके रूप में, फिर से लिखूं, क्या करा रहा हूं मैं, क्लोरीनीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, मेथेन, ठीक। क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक। किसकी उपस्थिति में रिएक्ट करा दिया, उत्प्रेरक। आपका क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक क्लोरीन को लेकर उसने क्या बना लिया, HCl, और आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। फिर से क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं, क्लोरीन। क्या बन जाएगा, इस बार आपका बन जाएगा CH2Cl2। फिर से क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं, इस प्रकार। अब यहां पर आपका सब HCl निकल रहा है, यहां पर भी क्या निकल रहा है, HCl, ठीक। ये आपका क्या बन जाएगा, CHCl3। अब CHCl3 तो हमें प्राप्त हो गया। अब इसी CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमेथेन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। देखो सबसे पहले क्या क्या, मेथेन, और मेथेन क्या करेगा, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेगा और क्या बना लेगा आपका, HCl, इसके रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्लोरीन यहां आकर जुड़ गया तो आपका मेथिल क्लोराइड बना गया। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये जो संपूर्ण प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, क्लोरीनीकरण। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण का मतलब भैया मैंने ऑलरेडी बताया, जिसे आप देखकर बता सकें कि काला, गोरा, नीला, पीला क्या है। यह एक रंगहीन, मधुर गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव है।
इसका क्वथनांक 334 केल्विन तथा हिमांक 210 केल्विन होता है। इसका आपेक्षित घनत्व 1.485 होता है। यह जल की तुलना में क्या होता है? भारी। यह ईथर व अल्कोहल में विलेय है परंतु जल में अविलेय है। ईथर और अल्कोहल दोनों में विलेय है परंतु जल में अविलेय है, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है और ये एक अध्रुवीय विलेय है, इसलिए ये जल में विलय नहीं होगा। इसकी वाष्प को सूंघने पर अस्थायी मूर्छा आ जाती है। क्लोरोफॉर्म के इसी गुण के कारण इसे शल्य चिकित्सा में निश्चेतक, पुराने जमाने में इसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जब ऑपरेशन होता था। अब तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने लगे, लेकिन जब एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन नहीं था तो इसी को सुंघा के बेहोश करके ऑपरेशन कर देते थे। अब कर दें तो दिक्कत हो जाएगी ना। रासायनिक क्लोरोफॉर्म के महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म, अगर इसकी चर्चा करूं, मैं कुछ रिएक्शन करके आपको दिखा देता हूं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म में फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा CHCl3। सिर्फ 2 बताऊंगा आपको। यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करूं, क्या करूं? ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण करने के बाद हमें क्या मिलेगा? COCl2, यानी इसको बोलते हैं फास्फीन। ऑक्सीकरण ये इसका रासायनिक गुण है। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको CaOCl2 मिल जाएगा, यानी यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी फास्टीन बन गया। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? हाइलोजनीकरण यदि मैं करूं, जो अभी करके मैंने दिखाया था आपको, क्लोरीनीकरण, या फिर इसी को बोलते हैं हाइलोजनीकरण। अगर इसका हाइलोजनीकरण करूं तो हमको मिल जाएगा CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, ये इसका रासायनिक गुणधर्म है, जिसके साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म किसके साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो फास्टीन बन जाएगा, हाइलोजनीकरण करेंगे तो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। ये इसके रासायनिक गुणधर्म की बात हो गई। नेक्स्ट क्या है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? देखो, क्लोरोफॉर्म का उपयोग औषधि के रूप में है। मैंने बताया ना अभी, जब तक आपके पास निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन नहीं था, तो निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल कर दिया। या क्रेमनीनाशी, क्लोरोपिक्रिन के संश्लेषण में किया। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जा सकता है। निश्चेतक मतलब बेहोश करके ऑपरेशन करके आत्मा सब बाहर निकाल दो। इसके हानिकारक प्रभाव के कारण आजकल इसका प्रयोग इस रूप में नहीं किया जाता है, निश्चेतक में नहीं किया जाता। क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेयान यानी प्रशीतक, एसी देखे हैं, एसी चलता है, उसमें भी फ्रेयान गैस होती है, उसमें प्रशीतक के रूप में, ठंडा करने के रूप में R22 के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में रिएक्शन कराने के लिए बहुत सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, प्रयोगशाला में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे टेफ्लॉन PTFE के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है, टेफ्लॉन बनाने के लिए, टेफ्लॉन कोटेड करने के लिए, जो आपकी मतलब टेफ्लॉन कोटेड, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी नॉन स्टिक समझते हैं ना, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आती हैं जिसमें नॉन स्टिक की सतह होती है, बिना चिपकने वाली सतह, उनके इस्तेमाल या फिर उनको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। रिवाइज करके जरूर देखिएगा वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि समझ में ना आ जाए। और जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।